एक बार फिर से आप सभी को टारगेट सक्सेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम लोग कंटिन्यू सीरीज को जो सीरीज कंटिन्यू किए हैं जनरल स्टडीज़ टेस्ट का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसी के अगले सेशन में हम लोग जो है आज जो बिहार दरोगा पर ये आधारित जो सेट है इसी का हम लोग 5 नंबर जो सेट है 5वां सेट, तो उसी को हम लोग आज उसी का एक्सप्लेनेशन और आंसर देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है, और इसको जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसमें देखते हैं सही कथन नहीं चुनना है, कौन सा कथन सही नहीं है इसका मतलब गलत कौन सा है। तो देखिए इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को प्रथा को आगे बढ़ाया, सही बात है। 1909 का जो सांप्रदायिक पंचायत जो आया था उसी को आगे बढ़ाया था। जो मॉन्टेस्क्यू का जो था उसी को चेम्सफोर्ड जो है इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि इसने केंद्रीय कार्यपालिका को प्रतिनिधि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया है। तो ये भी जो है सही है, इसको जो है कि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था इसी एक्ट के तहत। उसके बाद जो इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी सही है। और उसके बाद जो देखते हैं कि चौथा जो हमारा ऑप्शन है कि इसने केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्व को स्पष्ट करते हुए पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग जो है प्रशस्त किया। ये जो है गलत है क्योंकि ये 1935 के बाद से है जो कि संघवाद का प्रदर्शन होता है। तो उसके बाद इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष, जो संविधान सभा है उसकी समिति और उसके अध्यक्ष से संबंधित है। तो आपको बस देखना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, इसमें से कितने युग्म सही है, यानी कि बताना है कितने युग्म सही है कितने नहीं। तो पहला जो अब देखते हैं कि पहला कथन कि भारत भाषा समिति जो है ये जवाहरलाल नेहरू के से संबंधित है, मतलब इनके जो हेड थे जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए संघ शक्ति समिति जो है मोतरू सत्यनारायण माने सत्यनारायण, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए जिसमें संघ लगा होगा वो लगभग जितने भी मतलब समिति है उसके अध्यक्ष जो होंगे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और ये भाषा समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे सत्यनारायण यानी मोतुरी सत्यनारायण, तो बस क्रिसिंग क्रॉसिंग दिया गया है। उसके बाद देखिए अल्पसंख्यक समिति का एच.सी. मुखर्जी इसका भी दिया गया है। उसके बाद देखिए अल्पसंख्यक जो समिति है इसका उप अल्पसंख्यक, ये भी जो है ये गलत दिया गया है। उप अल्पसंख्यक समिति का जो हेड थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, ये जो है सही है। उसके बाद मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति जो है वल्लभ भाई पटेल थे। तो देखिए उप अल्पसंख्यक समिति एच.सी. मुखर्जी थे और केवल अल्पसंख्यक आएगा तो वो थे वल्लभ भाई पटेल, मतलब कि सरदार पटेल जो थे इसके हेड थे, माने कि क्या बोलते हैं उसको, अध्यक्ष थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत के संविधान के संबंध में कथन के बारे में बताना है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंग नहीं थे, ये सही बात है। हमको सही नहीं चुनना है, कौन से सही नहीं है। उसके बाद देखिए उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्य को उल्लेखित किया गया है, ये भी जो है सही है। उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। हालांकि यह संविधान का भाग भी है, ठीक है, लेकिन यह प्रवर्तनीय नहीं है। गणराज्य के संबंध में जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्रकरणों का स्रोत है, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा आंसर सी, क्योंकि यही जो है गलत दिया गया है। आगे प्रश्न की ओर देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। तो राज्य स्तर को वो कब कब दिया गया था उनको दर्जा, उसके हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश का देखेंगे हम लोग। अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में इसको मतलब कि भारत राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद जो देखते हैं नागालैंड है, नागालैंड को 1963 में दिया गया था। उसके बाद जो सिक्किम है, सिक्किम को जो है 1975 में इसको दर्जा दिया गया था, राज्य का दर्जा। उसके बाद जो मेघालय है 1972 में जो है मेघालय को दर्जा दिया गया था।
तो हमको बताना है कि अद्यतम से प्रारंभ कर, यानी आद्यतम से प्रारंभ कर, यानी कि सबसे पुराने से प्रारंभ करके बताना है कि किसको सबसे पहले दिया गया था। तो सबसे पहले देखिए इसमें से उसमें नागालैंड को दिया गया है, उसके बाद जो दिया गया है मेघालय को दिया गया है, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगले अगले देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृत किया गया है, जिसे भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया, यानी कि भारतीय संविधान में जो है कि मौलिक अधिकार में स्पष्ट रूप से क्या नहीं दिया गया है, तो धर्म एवं स्वतंत्रता और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है ये भी एकदम मतलब कि स्पष्ट रूप से दिया गया है। ठीक है, तो ये किस में वर्णित है, तो ये 29 और 30 में ये जो है वर्णित है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी स्पष्ट दिया गया है आर्टिकल 32 में। उसके बाद देखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार, तो ये दिया गया है 23-24 में। लेकिन निजता का अधिकार जो है ये स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 21 के अंतर्गत माना जाता है, लेकिन यह स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा गया है कि ये निजता का राइट टू प्राइवेसी जो है स्पष्ट रूप से नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 5 का सी। आगे बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए, कौन सा सुमेलित है। तो देखिए 6 का जो हो जाएगा ये ऑप्शन देखते हैं कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता जो है आर्टिकल 42 में नहीं है, ये आर्टिकल 39 में है। उसके बाद देखिए बी ऑप्शन जो है कृषि और पशुपालन संगठन, ये जो है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है, ये गलत बात है। ये 48 के अंतर्गत आता है, 48 के अंतर्गत आता है पशुपालन एवं कृषि। उसके बाद जो है ग्राम पंचायतों का गठन जो है ये आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है, न कि 41, ये भी गलत दिया गया है। उसके बाद देखिए पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन जो है 39 से संबंधित, ये जो है सही है। तो 6 का आंसर जो हो जाएगा डी जो है सही है। एक्सप्लेनेशन जितने भी बताए जा रहे हैं उसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से देखा जाएगा कौन सा कथन जो है सत्य है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, यह तो सही है कि किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। उसके बाद देखते हैं कि 7 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि इनमें से कौन सा होगा। तो उसके बाद देखिए अगला जो ऑप्शन है महाभियोग का आरोप उस सदन के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर जिसमें प्रक्रिया शुरू की गई है, ये जो गलत है। देखिए अगर महाभियोग लाना है तो लोकसभा में कम से कम 100 का मतलब सिग्नेचर चाहिए, अनुमोदन चाहिए कि 100 लोग मतलब सहमत है कि लाया जाए। और अगर अगर राज्यसभा है, राज्यसभा, तो उसके लिए 50 साइन चाहिए, यानी अनुमोदन चाहिए 50 लोगों का। ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद देखिए महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को 30 दिनों के प्रेयर नोटिस नहीं दिया जाता है, 14 दिनों के प्रेयर नोटिस दिया जाता है कि आप अपना पक्ष रखिए। उसके बाद देखिए महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की तुलना कुछ सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, ये भी सही है। तो ए और डी जो है सही हो जाएगा, ए और डी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा इसके सदस्यों को निर्वाचन किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के सदस्यों द्वारा की जाती है। तो देखिए इसमें सही नहीं चुनना है, तो इसका मतलब ये जो है ये तो सही है। उसके बाद देखिए निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। एकल संक्रमणीय का अंतर्वर्णीय लिखा है, संक्रमणीय मत विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन ये सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। इसका अगला ऑप्शन जो देखते हैं, अगला ऑप्शन में दिया गया है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये 1/3 सदस्य जो हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। यह एक अस्थायी निकाय है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा इसे पहले भी विघटित किया जा सकता है। एक अस्थायी निकाय है लेकिन इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये जो है गलत है। इसका मतलब यही जो है आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न की भारत सरकार के जो लेखे हैं अकाउंट, जिनको 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से तीनों में से कौन एक जो है नहीं है। तो देखिए
एक जो है कौन से नहीं है, समेकित निधि है, सहकारी निधि नहीं है, ठीक है, लोक लेखा निधि है और आकस्मिक निधि है। तो आंसर जो हो जाएगा बी, 9 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न की संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो संसदीय समितियों के संबंध में कौन सा कथन एक सत्य है। तो एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उसी के लिए जांच करना है, उसी को नहीं रखा जा सकता है। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न का हो जाएगा इनमें कौन सा कथन सत्य है। नहीं नहीं, देखिए इसको भी अब उसके अगर मंत्रालय से संबंधित नहीं है तो उसको रखा जा सकता है। देखिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित नहीं किया जाता है, चुनाव किया जाता है। एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है यदि उसे स्पीकर द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता है, चुना जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों का स्थिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ये भी गलत है, 1 वर्षों का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो केवल ए जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल ए ही सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 11 नंबर प्रश्न है कि कथन दिया गया है, कथन के बारे में बताना है। तो केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अन्य अधिकारिता है। ठीक है, अन्य का अधिकारिता है। उसके बाद जो है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो देखिए ये जो दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का अन्य अधिकार के अंतर्गत आता है कि कोई भी कानून संवैधानिक वैधता है या नहीं है, उसको ये असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसको संरक्षक के रूप में कहा गया है, आर्टिकल 32 जो इसको देता है। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल जो 15 है उसको अल्पीकरण करने के लिए उसको पावर देता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। समझ में आ गया, क्योंकि संरक्षक है इसीलिए ये सबसे इसके पास अन्य अधिकार है, और किसी के पास ऐसा अधिकार नहीं है कि किसी बिल को जो है असंवैधानिक घोषित करें। अन्य का मतलब वो यही हुआ। आगे देखते हैं कि निम्न का सही मिलान करना है, सही मिलान करना है। देखिए 12 नंबर प्रश्न में मिलान करना है। तो देखिए इसका आंसर पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल जो किसे संबंधित है, तो ये सोहन घाटी यानी सोन नदी घाटी से संबंधित है। उसके बाद जो मध्य पाषाण काल है, यह जो है मध्य पाषाण काल, यह भीम बेटका की जो गुफा है इससे संबंधित है। उसके बाद नव पाषाण जो काल है, नव पाषाण काल जो संबंधित है ब्रुजहोम से संबंधित है, यानी कि ब्रुजहोम जो है नव पाषाण कालीन जो है स्थान है। उसके बाद ताम्र पाषाण काल के जो अवशेष मतलब प्राप्त होते हैं, तो किससे प्राप्त होते हैं, तो यह बनास घाटी से जो है कि प्राप्त होते हैं। तो इस तरह आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार वैश्यों के कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किन्हें निर्धारित किया गया है। वैश्य के कर्तव्य किसे निर्धारित किया गया है, यानी कि वैश्य जो है क्या करते हैं धर्मशास्त्रों में, तो ये व्यापार करते हैं, वैश्य व्यापारी। तो ये केवल 2 हो जाएगा। वेदों का अध्ययन पंडितों को दिया गया है, यानी ब्राह्मणों को दिया गया है, तो ये नहीं हो पाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख का प्रमाण है। तो राजा नंद का जो उल्लेख करने वाला प्रमाण है कौन सा हो जाएगा। तो देखिए खारवेल का हाथी गुफा जो अभिलेख है, तो ये जो हो जाएगा राजा नंद का अभिलेखीय प्रमाण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका देखिए रुद्रदामन का जो जूना लखड़ एक बार देख लेते हैं। ऊपर वाले प्रश्न का भी कुछ मतलब एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि रुद्रदामन का जो है अभिलेख जो है ये संस्कृत में है, संस्कृत में है, और इसमें चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य जो मालवा के राजा थे उनका भी इसमें जिक्र है, और रुद्रदामन का जिक्र है। साथ ही इसमें जो है कि सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के मतलब कि जो उनको रिनोवेट किया गया था उसके जानकारी मिलता है। ठीक है, और रुमनदेही जो अभिलेख है ये अशोक द्वारा मतलब अशोक का अभिलेख है जो नेपाल में अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेन द्वारा लिखा गया है, प्रयाग प्रशस्ति, तो ये जो है सुमेलित है। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन अभी हमने देखा तो संबंधित है, सही है। भीतरी अभिलेख जो पुलकेशिन दिया गया है यही जो है गलत है। अधौली अभिलेख उड़ीसा में है,
यह अशोक से संबंधित है, ये कल के सेट में हमने देखा था। तो इस तरह हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी, भीतरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 16 नंबर प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां का भगोड़े राज ख्वारिज्म की खोज में सिंधु घाटी तक पहुंचा था, ये तो सही बात है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार की। उसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य का देवराज द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल तक पहुंचा, ये गलत है। उसके बाद देखिए ये दोनों जो है सही है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो देखते हैं 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं कि जो हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, एक जो हो जाएगा केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। पहला ऑप्शन देखते हैं, हैदराबाद राज्य से आकोट की निजामत का उदय हुआ था। हैदराबाद राज्य से जो है आकोट निजामत का उदय हुआ था। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था। और उसके बाद रुहेलखंड राज्य से अहमद शाह दुरानी का जो है कि उदय हुआ था। ये दोनों जो 3 नंबर ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, उसके बाद पहला जो और दूसरा जो है सही है, इसका ए जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 18 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए इलाहाबाद की संधि यानी बक्सर की संधि माने बक्सर के युद्ध के बाद, तो ये कब हुई थी? तो ये जो हुआ था इलाहाबाद की संधि, ये हुआ था 1765 में, 64 में युद्ध हुआ था, 65 में संधि हो गई थी। उसके बाद अगला जो देखते हैं कि मैंगलोर की संधि जो हुई थी, मैंगलोर की संधि कब हुई थी? तो मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 में हुई थी। ये सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध था। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध का जो परिणाम था, ठीक है, आंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है, सेकंड आंग्लो मैसूर युद्ध 1784 में हुई थी, मंगलोर की संधि। उसके बाद जो सी है सालबाई की संधि कब हुई थी? तो सालबाई की जो संधि हुई थी ये 1782 में हुई थी। अब पूछा जाएगा सालबाई की संधि, तो ये फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध, ये आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये आंग्ल मराठा युद्ध, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो है ये संधि की गई थी, आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, उसके बाद मद्रास की जो संधि है, मद्रास की संधि कब हुई थी? तो ये 1769 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3 यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 19 नंबर प्रश्न के औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था सहायक संधि की मुख्य विशेषता है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता थी सहायक संधि की? इसे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो है कि लागू किया गया था, ये तो सही है, वेलेस्ली ने ही लाया था, लेकिन सबसे पहले जो लाया था डुप्ले द्वारा लाया गया था। ठीक है, उसके बाद सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक की टुकड़ी तैनात रहेगी, दूसरा भी जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, उसको अपने ही खर्चे पर रखना पड़ता था सहयोगी पक्ष को। सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा। तो बिना इसके इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स वो देखेंगे, माने कि अंग्रेज देखते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। ब्रिटिश सहयोगी पक्ष केवल आंतरिक चुनौती से नहीं, ये आंतरिक और बाहरी दोनों चुनौतियों से जो है कि इसकी रक्षा करने का आश्वासन देते थे। ठीक है, इसका मतलब 1 2 और 3 तीनों सही है, यानी सी ऑप्शन इसका भी जो है सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की थी, बात सही है। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। देखिए अलग अलग वर्ग भी बन गए थे, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए जमींदारी प्रथा है तो एक जमींदार वर्ग बन गया,
एक बड़े किसान बन गया, एक छोटा किसान बन गया, तो ये तो व्यवस्था पहले से लागू थी। लेकिन भू राजस्व की भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था थी, लेकिन ये इसका कारण बन सकता है कि भारतीय किसान अलग अलग वर्ग था, नहीं, ये कारण ये नहीं है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, परंतु कारण जो नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन जो है जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न है कि निम्न का मिलान करना है, ब्रह्म समाज। तो देखते हैं 21 नंबर प्रश्न कि वो ब्रह्म जो समाज है, ब्रह्म समाज, ये इसके संस्थापक कौन थे? तो इस ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, 1828 में इन्होंने, ये भी डेट भी ध्यान रखना है, 1828 में इन्होंने मतलब की स्थापना की थी। उसके बाद रामकृष्ण मिशन जो है किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण, उनके नाम पे ही इन्होंने स्टार्ट किया था रामकृष्ण मिशन। ये 1897 में इसको जो है कि इस्टेब्लिश किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आर्य समाज के जो संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती कब इसका स्थापना की थी? तो 1875 में इसकी स्थापना की थी। उसके बाद सत्य शोधक जो समाज है, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में, 1873 में। तो कभी कभी आ जाता है ये भी प्रश्न कि इसको टाइमलाइन के अनुसार जो है कि सजाइए, कौन सबसे पहले आया था और कौन उसके बाद। तो देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज, उसके बाद जो है कि ज्योतिबा फुले का सत्य शोधक समाज, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, उसके बाद जो सबसे अंतिम है रामकृष्ण मिशन जो है कि मतलब हुआ था 1892 में शिकागो में इन्होंने स्पीच दी थी, बहुत फेमस स्पीच। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न देखते हैं कि 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है वायसराय के दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो यह था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो था, यही इसी ने जो है कि बम फेंका था। अनुशीलन समिति में कौन कौन से थे? तो देखिए इसी को जो बोला जाता है कि दिल्ली बम कांड के रूप में दिल्ली लाहौर जो संयंत्र बोला जाता है, या दिल्ली संयंत्र बोला जाता है, षड्यंत्र। ठीक है, 1912 में इसमें रास बिहारी बोस जो थे ये कब हुआ था एक बार ध्यान रखना है कि 1912 में इसमें से रास बिहारी बोस जो है ये जापान भाग गए थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है, ये ध्यान देना है। चाहिए एक मिनट और थोड़ा सा आवाज अवॉइड कर देते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित में देखना है 23 नंबर प्रश्न का कि पहला जो है विनोबा भावे। तो विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। विनोबा भावे जो है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, न कि द्वितीय थे। ठीक है, ये जो है गलत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं कि सी आर दास जो है, सी आर दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं, ये जो है सही हो जाएगा। ये जो है सही हो जाएगा, सही सुमेलित यही है। उसके बाद देखिए विलियम बेवर्डन ने वर्ष 17 में कांग्रेस के सभापति थे, वह एक गलत बात है। विलियम बेवर्डन कहाँ बने थे 1907 में, ये गलत है। उसके बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में नहीं, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 1907 में ये जो थे, यहाँ पे विलियम बेवर्डन जो दिया गया है, विलियम बेवर्डन नहीं होगा, रास बिहारी बोस जो थे, ये थे 1907 के कांग्रेस के सभापति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? महिला रेजिमेंट का जो नाम था रानी झांसी रेजिमेंट था, ध्यान में रखना है, रानी झांसी रेजिमेंट। और इसके जो हेड कौन थी, मतलब कि अध्यक्ष कौन थी जिसको बनाया गया था? इसका कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। लक्ष्मी सहगल थी जो रानी झांसी रेजिमेंट था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो देखेंगे
देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 2047 का ही 1947 का ही दिन जो है क्यों चुना गया था। तो इसका देखते हैं कि 25 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा कि देखिए यह माउंटबेटन का जन्म दिवस था, नहीं ये गलत बात है। यह हिंदू कैलेंडर का पवित्र था, एक गलत बात है। क्लेमेंट इटली का जन्म हुआ था, ये भी गलत बात है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों पर जापान विजय की दूसरी वर्षगांठ थी, यही जो है इसका सही है। इसी को रिमेम्बरिंग के लिए इसको जो है कि 15 अगस्त 1947 का दिन जो है शिफ्ट किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो देखते हैं कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। प्रशासन में 1905 के संदर्भ कौन सा कथन जो है सही है। देखिए लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ये जो है सही है। उसके बाद देखिए कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल और असम के नाम से नया प्रांत बनाया गया, यानी कि बंगाल को तोड़ करके एक असम निकाला गया था, तो ये भी सही है। 1 और 2 जो दोनों जो है सही है। 26 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर। उसके बाद अगला जो देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है घास और क्षेत्र और उसके घास से जो है कि सही तरह से जो है कि सुमेलित है। तो सही तरह से सुमेलित कौन से है, देखिए अर्जेंटीना में प्रेरीज नहीं है, अर्जेंटीना में पंपास ठीक है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स जो है ये सही है। ऑस्ट्रेलिया के जो ठंडे घास के मैदान है डाउन्स बोला जाता है, और डाउन्स बोला जाता है। उसके बाद मध्य एशिया जो है, मध्य एशिया में जो बोला जाता है, मध्य एशिया और यूरोप के जो बोला जाता है, तो इनका देखिए देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो बोला जाता है वेल्ड और सही सुमेलित नहीं है। देखिए अर्जेंटीना का ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो है मध्य एशिया एवं यूरोप का जो बोला जाता है स्टेपीज बोला जाता है, और दक्षिण अफ्रीका का जो बोला जाता है वेल्ड्स बोला जाता है। यानी कि ये तीनों सही है, केवल ए जो है ये गलत है, यानी कि हमको गलत ही चुनना था। तो अर्जेंटीना जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है कि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों एवं महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो हो जाएगा, देखिए शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है, सही बात है, तो सबको पता है। उसके बाद देखिए जल की विशिष्ट उष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट उष्मा की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी सही बात है कि जल की जो विशिष्ट उष्मा होती है भूपृष्ठ की विशिष्ट उष्मा से अधिक होती है। देखिए जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा नहीं होता है जल, तो इस तरह से हो जाएगा आंसर। लेकिन इसमें दिया गया द्वीपों एवं महासागरों के बीच तापमान का विपर्यास जो शीत की अपेक्षा होता है, क्या इसको सर्टिफाई करता है गुप्त उष्मा? नहीं, गुप्त उष्मा के कारण नहीं होता है। ये जो है स्थानीय पवन के चलने के कारण जो है ऐसा होता है, ठीक है। या फिर ला नीना प्रभाव। उसके बाद जो कंकरेंट जो बहता है महाद्वीप महासागरों में, तो उससे जो है कि महासागरों का तापमान जो नियंत्रित होता है कम या ज़्यादा। तो दोनों कथन तो सही है, लेकिन इसकी जो है व्याख्या नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर जो प्रश्न है कि 29 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। महासागरीय धाराओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीतल जल धाराएं मिलती है वो उस विश्व पर भर में सर्वोत्तम मत्स्य का क्षेत्र माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये सही है। देखिए लेब्राडोर की जो धाराएं हो ठंडी जल धाराएं है, गलती दिया गया है। उसके बाद शीत महासागरीय धाराएं ध्रुवों की ओर ध्रुवों की ओर नहीं, ध्रुवों से जो है प्रवाहित होती है, ध्रुवों से इक्वेटर की ओर, क्योंकि ठंडी जल धारा है तो यहाँ से निकलेगी, ये सब जो है कि नीचे की तरफ आती है, और यहाँ से भी निकलेगी और इक्वेटर की तरफ जाती है, क्योंकि गर्म जो होती है गर्म जाके फैल जाती है, और बीच में जो है सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 जो है 30 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जो है कि गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र एवं गोदावरी ये भी गिरती है। उसके बाद महानदी कृष्णा एवं कावेरी ये भी गिरती है। जबकि लूनी नर्मदा या ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में। तो इसलिए ए और बी जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सांभर झील लवणीय झील है, तो देखिए सांभर झील जो है लवणीय झील है, तो ये तो सही बात है। सांभर झील जो राजस्थान की झील है और लवणीय झील है।
उसके बाद चिल्का झील मीठे पानी की झील लगते हैं। चिल्का जो झील है मीठे पानी की झील नहीं है, सबसे बड़ी झील है, ठीक है, खारे पानी की झील है। उसके बाद वेवनाथ झील जो है पस जल झील है, ये भी सही है। वेवनाथ जो झील है पस जल झील है। तो ये केवल गलत, 2 केवल गलत है, 1 और 3 जो है सही है। तो इस तरह हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर। उसके बाद चल रहे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेटराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। लेटराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और काजू जैसे क्षेत्रों में वाली फसलों के लिए लाल लेटराइट मृदा अधिक जो है उपयुक्त है। ये बात सही है कि उधर जो है कि काजू किस्में, काजू, बादाम और ये सब क्या बोलते हैं, मतलब कि ऐसे जो फसल है, मतलब ड्राई फ्रूट्स वाले ज़्यादा मतलब उधर उपजाऊ मतलब मिलता है। उसके बाद देखिए इनमें से सामान्यतः ह्यूमस की कमी की मात्रा में होता है। ये जो ह्यूमस की काफ़ी मात्रा में होते हैं, सॉरी काफ़ी मात्रा नहीं, कमी होती है, ह्यूमस की बहुत कमी होती है, यानी कमी होती है इसमें जो है, यही जो है गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला जो देख लेते हैं, यह मृदा चाय और कॉफ़ी उपजाने के लिए बहुत उपयोगी है, सही बात है। लेटराइट मृदा जो उच्च तापमान एवं भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होती है। तो देखिए जितने सोइल जो होते हैं इसमें यही कारण है कि इसमें जो है ह्यूमस नहीं मिलता है। बहुत सारा वर्षा होगा, उसके बाद क्या मिट्टी धुलती रहेगी, धुलते धुलते क्या होगा कि जितने भी ह्यूमस है, मतलब कि जो उसका पोषक तत्व है लगभग सभी जो है बह जाता है। तो इसलिए ह्यूमस की जो है कमी हो जाता है। ह्यूमस बेसिकली बनता है मतलब अपशिष्ट पदार्थों से, तो अपशिष्ट पदार्थ बचा ही नहीं है जिसमें जीवों का अपशिष्ट। तो इस तरह से जो बनता है लेटराइट मिट्टी बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से देखना है कथन जो अभिकथन जो एक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक बन गया है, सही बात है। पहले बांग्लादेश था, अब ये जो है कि भारत बन गया है। भारत में जूट उत्पादन पीली क्रांति, पीली नहीं स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति के कारण बढ़ा था। तो यानी कि ए सही है और बी जो है गलत है। तो ए सही है लेकिन बी जो है गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मिलान करने वाले काफ़ी प्रश्न जो है कि आ रहे हैं। मुख्य पतन और उसकी स्थिति के बारे में बताया गया है। कोलकाता, कोलकाता जो है नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद मारमा गांव जो है, मारमा गांव, इसका पूरा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। कोलकाता जो हो जाएगा इसमें 34 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, कोलकाता जो हो जाएगा, कोलकाता नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। और उसके बाद मरमा गांव जो है ये ज्वारनद मुख पे द्वारा जो बना हुआ है, ज्वारनद मुख जो बनाती है, तो वहीं मरमा गांव हुआ है। मैंने गोवा का जो है ना, तो यहाँ पे को नदी गिर रहा है, तो यहीं हो गया ज्वारनद मुख, और यहीं पे जो है ये बंदरगाह बनाया गया है। यहाँ पे आके शिप लगेगी, यहाँ पे पानी ज़्यादा रहेगा तो पानी यहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो लगेगी। जो विशाखापट्टनम है यह स्थल रुद्र है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बीच में जो है दोनों टापू के बीच में है, तो स्थल रुद्र जो है। उसके बाद पारादीप जो है ये डेल्टा क्षेत्र प्रदेश में है कि ये बना हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है कि देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि एक मार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो एक मार्क जो है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के सूचक है। तो पहला जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद एक मार्क का प्रमाण भारतीय खाद्य निगम द्वारा नहीं दिया जाता है, यही जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें भी मिलान ही करना है, दिवस एवं घटना के अनुसार से इसको मिलान करना है। चलिए शुरू करते हैं। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। 18 अप्रैल को जो मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को जो है विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग ने इस तरह देख लिया, तो कैसे हो जाएगा 2, उसके बाद 4 1 3, 2 4 1 3, यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं पहली बार 1972 नहीं 1987 यहाँ पे गलत मतलब दिया गया है।
एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए क्लब ऑफ रोम भी द्वारा नहीं प्रस्तावित किया गया, ब्रटलैंड आयोग था, ब्रटलैंड आयोग उसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 1987 में इसको जो है किया गया था। धारणीय विकास का लक्ष्य 2030 तक जो है प्राप्त किए जाने तक है। तो दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा, पहला जो ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन में ये देखिए ब्रटलैंड आयोग हो गया, इसको जो है भारत में 2015 में जो है कि इस पर सहमति मतलब कि अपनाया था और 2030 तक हम लोग का जो है लक्ष्य है। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्थानीय तूफान एवं स्थानीय क्षेत्र के रूप में देना है। तो आम्र वर्षा कहाँ होती है? तो आम्र वर्षा जो हो जाएगी, आम्र वर्षा तो देखिए आम्र वर्षा हो जाएगी पंजाब से भी नहीं, ये कर्नाटक, तटीय कर्नाटक क्षेत्र में हो जाएगी। केरल या कर्नाटक, तो बड़ी डाउट वाला क्वेश्चन हो गया। तटीय कर्नाटक क्षेत्र हो जाएगी। उसके बाद लू जो हो जाएगा पंजाब से बिहार तक हो जाएगा। काल बैसाखी जो हो जाएगा, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, और फूलों की बौछार जो हो जाएगा केरल में हो जाएगा। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 4, 1, यानी कि सी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा कि भारतीय उद्योगपति रतन टाटा जो है, रतन टाटा जिसका निधन 2024 में हुआ था, पद्म भूषण अवार्ड से किस वर्ष दिया गया था? तो पद्म भूषण जो अवार्ड है इनको 2008 में दिया गया था, ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद से मुंबई जो चलती है किसके द्वारा? तो जापान द्वारा। बुलेट ट्रेन जो मिलता है जापान द्वारा। तो बुलेट ट्रेन जो है कि जापान द्वारा भारत और जापान के जो मिलकर के संयुक्त जो है प्रोग्राम है, जो पहला जो है अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाया जाएगा। तो 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न में मिलान करना है। मिलान में देखते हैं कि देखिए इसमें सैन्य अभ्यास और देश के साथ जो है कि मिलान करना है। तो सैन्य अभ्यास और देश के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। इसमें से साइक्लोन जो है, साइक्लोन भारत और मिस्र के साथ। उसके बाद खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के साथ। उसके बाद समुद्र लक्षण जो है समुद्र लक्षण भारत और मलेशिया के साथ। और लेमिती थे जो है भारत और सेशेल्स के साथ जो हो जाएगा। तो इस तरह जो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3, 4 जो है सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न कि एलोन मस्क के नेतृत्व वाली किस कंपनी को भारत के में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को शुरू करने के लिए 31 जुलाई 2025 को एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया गया। एकीकृत लाइसेंस जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स, स्टारलिंक, ये इसी की कंपनी है। मैंने स्पेस एक्स भी इसी की कंपनी है, ठीक है। लेकिन जो इसी का जो इंटरनेट जो प्रोवाइड करती है, स्टारलिंक जो है इंटरनेट प्रोवाइड करती है। ये जितने भी है एलोन मस्क का है, ब्लू ओरिजिन, टेस्ला, ये सब जितने भी है ये एक्स का ही मतलब कि जिसका मदर कंपनी जो है एक्स है, एलोन मस्क उसके ओनर है, ठीक है। तो स्टारलिंक जो हो जाएगा आंसर, इसको लाइसेंस हाल ही में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 43 नंबर जो प्रश्न है कि 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किए जाने वाला नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर निसार उपग्रह क्या खासियत है? निसार उपग्रह का खासियत क्या है? तो देखिए यह मानव का पहला उपग्रह है, भारत का पहला उपग्रह है, ये गलत बात है। उसके बाद देखिए कि यह मानव को ले जाने वाला उपग्रह है, ये भी गलत बात है। यह चंद्र मिशनों के लिए डिजाइन किया है, ये भी गलत बात है। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सही। यह दोहरी आवृत्ति वाली रडार एल और एस बैंड से उपयोग करता है, ठीक है। नासा और इसरो का जो ज्वाइंट ये है, और इसमें जो है कि सोने का जो परत बनाया गया है, ठीक है। तो ये सबसे हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कि अपर्चर रडार है, सबसे मतलब महंगा जो है कि अब तक का सबसे महंगा रडार जो अब प्रक्षेपित किया गया है। अगला जो देखते हैं कि फीडे महिला विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो फीडे महिला जो जीता है वो उसका दिव्या देशमुख जो है, इन्होंने फीडे विश्व कप 2025 जो है कि जीत लिया है इन्होंने, ठीक है। अगला प्रश्न जो देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 कब शुरू की गई थी? तो 24 जुलाई 2025 को जो है कि शुरू की गई थी। 24 जुलाई 2025 को शुरू की गई थी।
उसके बाद भारत ने अपने मूल 2030 के लक्ष्यों को 5 वर्ष पहले 2025 तक पेट्रोल और इथेनॉल में मिश्रण का कितने प्रतिशत हासिल कर लिया है। तो 20% का जो लक्ष्य है ऑलरेडी हम लोगों ने 5 साल पहले यानी 2025 में प्राप्त कर लिया है। भारत सरकार की सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ग्रामीण अनाज भंडारण बुनियादी ढांचे के सुधार करना और पैक्स का मजबूत करना है। तो 47 का ऑप्शन जो डी हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2025 में खेलो इंडिया महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए 48 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो हो जाएगा खेलो इंडिया महोत्सव जो है डल झील, जल जहाँ आ जाएगा डल झील, समझ में जल डल झील श्रीनगर में किया गया था। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 जो है किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम जो है ये जयपुर में, राजस्थान जयपुर जो है कि जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। सरकारी बुनियादी ढांचे शहरी बुनियादी ढांचे विकास के लिए कौन सी सरकारी योजना 25 जून 2025 को 10 साल पूरे करेगी। शहरी बुनियादी ढांचे विकास यानी कि शहरी अर्बन, देखिए अर्बन शहरी परिवर्तन मिशन है ना, तो अमृत जो हो जाएगा, अमृत ने 10 साल जो है कि पूरा कर लिया है अपना। ये 25 जून 2015 को लागू मतलब स्टार्ट हुआ था और अभी 25 जून 2025 को ये अपना 10 साल जो है कि पूरा कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि जून 2025 में संघर्ष के बीच ईरान और भारत के द्वारा शुरू किया गया युद्ध निकासी मिशन का नाम क्या था। तो भारत भाई जो संघर्ष ईरान से भारत द्वारा शुरू किए गए निकासी मिशन, तो ईरान से जो भारतीयों को निकालने के लिए जो मिशन शुरू किया गया था कौन सा था। तो ऑपरेशन जो सिंधु था, सिंधु द्वारा इसको निकाला गया सभी भारतीयों को वहाँ से। अगला उत्तर हो जाए, अगला देखते हैं प्रश्न कि 16 और 17 जून 2025 तक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो जी शिखर सम्मेलन जो है कि कानानासिकस यानी कि देखिए ये जो है ये कनाडा का एक शहर है, कनाडा का, यहाँ पे जो है कि आयोजित किया गया था। अगला जो प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न कि जून 2025 में महासभा के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को किसे चुना गया है। जून 2025 में नए जो चुना गया है, किसको चुना गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एलेना बेयरबॉक को जो है कि चुना गया था, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए कौन सा भारतीय राज्य पूर्ण साक्षरता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95% बेंचमार्क को पार करने वाला दूसरा राज्य बन गया। पूर्ण साक्षरता में दूसरा राज्य कौन सा बन गया है। तो 54 नंबर जो आंसर हो जाएगा 54 का, इसमें जो है गोवा दूसरा जो राज्य बन गया है जो 95% बेंचमार्क को पार कर दिया है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि इसको और ऊपर कर लेते हैं कि भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो बन गया है। तो जापान को जो है कि पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर निशाना शुरू किया गया सैन्य अभियान का नाम क्या था। तो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं अगला जो प्रश्न हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य कितना था। तो भारत के निर्यात का कुल मूल्य देखते हैं कि इसमें कितना था। तो 824.9 बिलियन डॉलर जो था कुल मूल्य था। अगला प्रश्न देखते हैं कि नई शिक्षा नीति जो है 20 के वास्तुकार किसे माना जाता है। तो देखिए इसके नई शिक्षा नीति के वास्तुकार जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को जो है माना जाता है। ठीक है, और नई शिक्षा नीति पहले जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो कब थी। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी जो थी 1987 में 1986 से लागू थी। और उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये 2020 में लागू होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए पहले जो था कि 10+2+3 था, यानी 10 तक हो गया प्राइमरी, मतलब कि जो होता है मैंने स्कूली शिक्षा। उसके बाद इंटरमीडिएट शिक्षा, ग्रेजुएशन शिक्षा। उसके बाद देखिए अब जो हो गया है 5+3+2
3+4 के फॉर्मेट में अब कर दिया गया है। अब 4 साल का जो है ग्रेजुएशन होगा, तो इस तरह से करके इसको चेंज किया गया है नई आर्थिक मतलब कि नई जो है कि शिक्षा नीति में। इसको ध्यान रखेंगे। इसके कौन थे, तो कोई कस्तूरी रंगन कमेटी द्वारा इसको सुझावित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कौन सा प्रमुख संधि जो है निलंबित कर दिया था। तो देखिए सिंधु जल जो समझौता था, सिंधु जल समझौता, इसको जो है कि निलंबित कर दिया गया है। अब सिंधु जल समझौता में था कि जो 6 नदियां हैं सिंधु, जो कि वितरण प्रणाली से मतलब कि क्या कहते हैं अफवाह तंत्र से 6 नदियों में, तो उसमें समझौता था कि पहली 3 नदियों में से 20 और 80 का जो अनुपात रहेगा, यानी कि 80 जो है 80 जो यूज करेगा वो पाकिस्तान करेगा, और अंतिम जो 3 गो नदियाँ हैं जो भारत से होकर गुजरती है, तो इसका जो 80 भारत यूज करेगा और 20 जो है पाकिस्तान यूज करेगा, यानी कि 80-20 का जो है कि बनाया गया था। इसको किसके द्वारा किया गया था मध्यस्थता, तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया था, ठीक है। यानी कि सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका जो है 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी जो है हिंदुस्तान यूज करेगा। और उसके बाद जो राबी है, ब्यास है और सतलज है, इस तीनों का 80% भारत और 20% जो है पाकिस्तान यूज करेगा। लेकिन इसको जो है सस्पेंड कर दिया गया है इस टीटीटी को, जो है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को द्वारा विश्व स्मृति रजिस्टर में किस तिथि को जोड़ा गया था। तो किस तिथि को जोड़ा जाएगा, 17 अप्रैल 2025 को जो है कि जोड़ा गया था स्मृति में, विश्व स्मृति रजिस्टर में जोड़ा गया था गीता और नाट्य शास्त्र को 17 अप्रैल 2025। अगले प्रश्न के 61 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते पर जो है कि हस्ताक्षर किए गए। किस प्रमुख जो है कि परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन जो सी हो जाएगा, बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता जो है इस पे जो है कि हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद निम्नलिखित बहु सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो देखिए प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, सेलुलोज स्टार्च और रबड़ है, सही है। संश्लिष्ट रबड़ है, नायलॉन और पॉलीथीन, और अर्ध संश्लिष्ट यानी कि उसका कच्चा माल जो निकलता है वो किसी सजीव से निकलता है और बाकी जो है उसको संश्लिष्ट किया जाता है, यानी कि उपयुक्त जो सभी है ये सबसे सही सुमेलित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो देखते हैं 64 नंबर जो प्रश्न है, 64 देखते हैं कि इसमें क्या है कि पायरेक्स कांच और उसके उपयोग से मिलाना है। तो देखिए कांच और उपयोग से मिलाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, पायरेक्स कांच जो है, पायरेक्स कांच कार के पायरेक्स उसके बाद हेडलैम्प, तो हेडलैम्प्स और पायरेक्स में हो जाएगा हेडलैम्प, कार के हेडलैम्प में जो है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फ्लिंट कांच, देखिए फ्लिंट कांच का जो हो जाएगा, फ्लिंट कांच जो विद्युत बल्ब और कलात्मक जो है कि वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। जबकि क्राउन कांच जो है, क्राउन कांच का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि क्राउन कांच जो है चश्मों में के लेंस बनाने के लिए किया जाता है। जबकि क्रूक्स कांच जो है धूप के चश्मों को बनाने के लिए किया जाता है। और फोटोक्रेमिक जो है उच्च अभिक्रियाशील रसायनों को रखने के लिए बोतल का निर्माण किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न दिया गया है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक जो होता है ये मीथेन होता है। तो देखिए ये जो होता है अगला प्रश्न जो देख लेते हैं ऑप्शन, देखिए ये मीथेन नहीं होता है, ठीक है। प्रोपेन ब्यूटेन का जो तरलीकृत एलपीजी में होता है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा मीथेन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। मीथेन घरों में जलाने कारखानों के लिए सीधे उपयोग में लाई जा सकती है जहाँ पाइपलाइन को उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। मीथेन जो है घरों में डायरेक्टली जलाने की लाई जा सकती है, ठीक है। तो बी जो आर जो है कारण जो है रीजन सही है, लेकिन जो कथन जो है गलत है। तो रीजन सही है, कथन गलत है, आर गलत, ए गलत है, सी, तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 66 नंबर जो प्रश्न है, 66 नंबर जो प्रश्न देखेंगे कि सीएनजी सूची 1 को ईंधन गैसों को प्रमुख घटन के साथ मिलाना है, तो सीएनजी का कौन सा घटक हो जाएगा। तो 66 नंबर प्रश्न का जो आंसर हम लोग देखेंगे कि सीएनजी का जो हो जाएगा मीथेन और एथेन, उसके बाद एलपीजी का हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन, और उसके बाद जो हो जाएगा कोल गैस का हो जाएगा हाइड्रोजन, और वाटर गैस का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, सही कथन चुनना है।
यूरिया लगभग 46% नाइट्रोजन सर्वाधिक उपस्थित होता है यूरिया में, ये भी सही बात है। 46% 46% यूरिया समानता कार्बाइड के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। उसके बाद यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त में से सभी जो है सही है। और निम्नलिखित में से किस विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा का मान जो नियत रहता है, तो डिस्ट जो धारा है, डिस्ट जो है ये इसका मान जो होता है डायरेक्ट करंट का जो रहता है प्रवाह और दिशा दोनों एकदम समांतर रहता है, और जबकि एसी का होता है ऊपर नीचे होता है, यानी कि बदलते रहता है। अगला जो देखते हैं, अगला 69 नंबर जो प्रश्न देखते हैं, 69 में दिया गया कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में ऊर्जा को व्यवस्थित करना है, तो ऊर्जा घटते क्रम में व्यवस्थित होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले जो हो जाएगा घटते क्रम में यानी सबसे ज़्यादा तो गामा हो जाएगा। उसके बाद जो है कि एक्सरे किरण हो जाएगा। उसके बाद जो है पराबैंगनी किरण हो जाएगा, यानी 2 1 3 सी जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 70 देखते हैं कि रात्रि में आकाश तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि, तो देखिए क्यों टिमटिमाते हैं, तापमान के परिवर्तन के कारण वायु के अपवर्तन के कारण बदल जाता है, तो ये सही है। ठीक है। और इसका देखिए स्पंदों के रूप में तारे उत्सर्जित करते हैं, ये गलत बात है। विभिन्न तारों आने वाले प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ये भी गलत बात है। उसके बाद प्रकाश का विवर्तन होता है, विवर्तन नहीं होता है। विवर्तन कब होगा, जब मान लीजिए प्रकाश यहाँ से आ रहा है और किसी अन्य क्षेत्र से विवर्तित होकर जा रहा है, तो ऐसे में विवर्तित होता है, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब 70 जो हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रकाश के निम्नलिखित गुणों में से सही कौन सा है, प्रकाश के निम्नलिखित गुण में से सही गुण बताना है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो सही बात है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है, ये भी सही बात है। चमकने वाले तारों से प्रकाश का परिवर्तन होता है, ये भी सही है। इसका मतलब डी जो है उपयुक्त में से सभी जो है सही है, 71 नंबर का डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 72 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा, किग्रा प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा जो आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही वर्गीकी का पदानुक्रम है। वर्गीकी का पदानुक्रम यानी कि किंगडम, किंगडम के बाद संघ, संघ के बाद वर्ग, तो वर्ग नहीं दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसमें सही सब बताया गया है कि जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, कुल के बाद वंश, वंश के बाद जाति, जो डी नंबर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से जो है कि मिलान करना है। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जगत या किन जगतों में केवल एक कोशिकीय जो है ये जीव जो है होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं किन में। तो देखिए यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं वो केवल जो होते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा जो दोनों है इसमें यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 75 नंबर जो प्रश्न है कि 75 यानी कि अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो केंद्रक की खोज किसने किया था, तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने जो है कि किया था, रॉबर्ट ब्राउन। और जो उसके बाद जो है जीव द्रव्य की खोज किसने किया था, तो जीव द्रव्य की जो खोज है वो किया था डुजार्डिन जो है, इसने जो है कि जीव द्रव्य का खोज किया था, जबकि जीव द्रव्य का नामकरण जो किसने किया था, तो वो पुरकिंजे ने किया था। हमेशा पुरकिंजे और डुजार्डिन में हमेशा मतलब डाउट रहता है। देखिए नामकरण जो किया था वो पुरकिंजे किया था, जबकि खोज जो किया था जीव द्रव्य का डुजार्डिन ने किया था। उसके बाद जो है कि डी नंबर जो दिया गया है कि राइबोसोम की खोज किसने किया था, तो अब एक बचा ही है, तो जे ई पोलैंड ने किया था। इस तरह जो ए आंसर हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला जो दिया गया है 76 के निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। किस एक कोशिकांग में जो होता है डीएनए होता है, तो देखिए सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक जो है, सूत्रकणिका के केंद्रक और हरित लवक में जो है कि इसका अपना एक कोशिकांग जो डीएनए पाया जाता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है हरित लवक। ठीक है। उसके बाद केंद्रक में सेंट्रियोड में पाया जाता है। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको सूत्रकणिका कहते हैं हिंदी में, इसमें भी डीएनए पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला 77 नंबर जो प्रश्न है 77 उसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन क्या कह रहा है कि पहला जो कथन है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा कम ऊर्जा प्रदान करती है। तो देखिए 77 का जो हो जाएगा इसमें
कम तुलना प्रदान करती है, नहीं, ये गलत है। वसा की समान मात्रा जो है उससे अधिक जो है कि प्रदान करती है। जो फैट जमा हो जाता है शरीर में, यानी कि उसका क्या होता है कि जो ऊर्जा होता है उसका खपत नहीं होता है और फैट के रूप में जो है शरीर में जमा होने लगता है। उसके बाद देखिए प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ये तो सही है। उसके बाद विटामिन जो है रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं, ये भी सही है। यानी कि 2 और 3 जो है सही है, जबकि 1 जो है गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 78 नंबर की, मसूड़ों में रक्त स्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में जो देरी होना, ये निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए, अगर जहाँ घाव भरने का बात आया है, इसका मतलब जो हो गया कि आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो रहा है, तो किससे होगा? सी से। बाकी सब बात खत्म। दांत में जो रक्त स्राव हो रहा है तो सी के कारण, ठीक है। इसीलिए एलोवेरा ये सब जो दिया जाता है आंवला खाने के लिए दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? यानी कि पाचक प्रक्रिया कौन सी है? तो ग्लूकोज का CO2 और H2O में जो है कि विघटन होना जो है, ये जीवित प्राणियों में होने वाली पाचक प्रक्रिया है। यानी C2H6 जो है C6H6O12, ठीक है ना, C6H12O6 जो है ग्लूकोज, ठीक है, इसको जब ये टूटता है तो CO2M H2O में जो है कि टूटता है और ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को, ठीक है। ये श्वसन पे ये जो है टूट जाता है, ऑक्सीजन लेकर के ये टूट जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से जो है कि मिलान करना है। 80 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया गया है कि हृदय जो है, हृदय का काम क्या है? देखिए, हृदय का काम शरीर रक्त जो है, रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना कार्य होता है। यानी कि A का 4 किसमें दिया गया है? बी में। बाकी सब मिला लेंगे। देखिए बी का धमनियों का क्या काम है? धमनी एवं शिरा रक्त का सम्मिलन जो कराती है। तो उसके बाद शिरा का क्या काम है? शिरा जो है रक्त के शरीर के हृदय तक पहुंचाती है, यानी कि रक्त को शरीर से जो है हृदय तक पहुंचाती है शिराएं। और धमनी क्या करती है? धमनियां जो करती है, धमनी और शिरा के रक्त का सम्मिलन करती है। उसके बाद कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती है? संपूर्ण रक्त शरीर को प्रवाहित करना जो है कोशिकाएं का काम होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर बी, 80 का जो आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। EMI के लिए जो कर्ज पुनर्भुगतान के संबंधित है, इसमें ई किसके लिए आता है? तो ई जो होता है इक्वेटेड के लिए आता है, ठीक है। इक्वल कभी मत मारिएगा, इक्वेटेड ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्न का मिलान करना है। पंचवर्षीय योजना उसका टाइम पीरियड के रूप में जो है कि मिलान करना है। तो टाइम पीरियड के रूप में मिलान करना है तो पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 51 से 56, ठीक है। उसके बाद जो वार्षिक योजना, वार्षिक यानी रोलिंग प्लान, तो रोलिंग प्लान जो हो जाएगा इसमें तो 66 से जो है 69 तक जो है रोलिंग प्लान 3 साल तक आया था। उसके नहीं, ये वार्षिक योजना है, 3 बार लगातार हर एक प्रत्येक साल के लिए वार्षिक योजना। उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, यानी कि चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना है ये 66 से 64 कब आया था? देखिए 64 में चीन के युद्ध के बाद जो है जो जो मतलब कि पंचवर्षीय योजना बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई थी, तो उसी के लिए जो अब मतलब कि एस्टैब्लिश नहीं किया गया, 3 साल के लिए अलग अलग बनाया गया योजना अवकाश भी इसको कहा जाता है, 66 से 69 के लिए, 69 के बीच को। उसके बाद देखिए कि दूसरा जो है, दूसरा वार्षिक योजना जो है 66 से 69 हो गया। और तीसरा दिया गया है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो है टाइम पीरियड क्या है? तो इसका जो है 69 से 74 तक था, ठीक है। इसके बाद जो है और योजना अवकाश के बाद चतुर्थ जो है आता है, तीसरा के बाद योजना अवकाश लगा था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जो रोलिंग प्लान है, तो रोलिंग प्लान 78 से 79 तक चला है। तो रोलिंग प्लान जब इंदिरा गांधी को जब हटा दिया गया था 78 में, मैंने जो चुनाव आपातकाल के बाद जो है जनता पार्टी का सरकार आया था तो रोलिंग प्लान लाया था, ठीक है। तो इस तरह जो सी आंसर जो हो जाएगा BADC आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फटाफट प्रश्न देखते हैं कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। इनमें से कौन सा सूचकांक जो है जीवन निर्वाह की लागत तो कौन सा होता है? देखिए, जीवन निर्वाह की लागत का सूचकांक, थोक कीमत का सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक और मानव विकास सूचकांक। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है। उपभोक्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है CPI, तो यही जो होता है कीमत को मापने के लिए औसत कीमत मापा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है
निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। 84 नंबर जो प्रश्न है कि पेटेंट के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। पेटेंट एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार के कोई उत्पाद या प्रक्रिया को कार्य को दिया जाता है, नए तरीके से करना के लिए प्रदान जो है किया जाता है। देखिए ठीक है, उसके बाद जो अगला जो प्रश्न है, अगला ऑप्शन देखते हैं कि पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। हमको सही नहीं खोजना है, एक बार ध्यान देना है कि सही नहीं खोजना है। यह अनंत समय के लिए रहता है, ये जो है गलत है। इसको निश्चित समय के लिए पेटेंट दिया जाता है, 7 साल 12 साल ऐसे करके 10 साल के लिए जो है कि पेटेंट दिया जाता है। उसके बाद ये गलत निकल गया, तो हमारा आंसर जो हो गया सी, तो इसका मतलब डी जो है सही है। पेटेंट मालिक को यह अधिकार देता है कि वह इससे निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि कोई कंपनी को भी बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसका अपना है, अपना आविष्कार किया गया है। तो पेटेंट जो है इसके बारे में जो सही है। अगला जो प्रश्न का बोलता है कि आरोग्य सेतु ऐप किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है। तो आरोग्य सेतु जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा यह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फटाफट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 86 जो देखते हैं, 86 नंबर जो प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना जो है समय अवधि को कहाँ तक बढ़ाया है, मैंने कितने तक कर दिया गया है। तो इसको जो है अटल भूजल योजना को 2027 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है यदि, तो देखिए आय, यदि वह जो है आय के एक निश्चित स्तर के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में अगर सक्षम है, तो इसका मतलब जो है सर्टिफाई है, यानी कि उपभोक्ता जो है संतुलन में है। तो ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पूर्ण आराम हो जाएगा तो ये तो माने ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद पूरा कुछ वस्तुओं का हो जाएगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगला इसका जो आंसर हो जाएगा 87 का ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस लेखक के उसके कृति के लिए मैं जब तक आई बिहार के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी 2024 जो है प्रदान किया गया था। तो जो है गगन मिल को जो है प्रदान किया गया था। जब तक आई बिहार, मैं जब तक आई बिहार जो है इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है प्रदान किया गया है गगन मिल को। ठीक है, ये सब ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अभियान के लिए ग्लोबल गोल्ड कीपर जो है अवार्ड से जो है कि सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है स्वच्छ भारत के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो है कि इनको ग्लोबल गोल्ड कीपर अवार्ड जो है दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस भारतीय सिनेमा कलाकार को 2023 में 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा वहीदा रहमान को जो है कि सम्मानित किया गया। 91 देखते हैं। पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लेखक माने किसकी कृति है। तो देखिए ये चेतन भगत का, जिसमें यहाँ पे नंबर आ जाएगा वो सब चेतन भगत का होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये बहुत आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 92 कि 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस के संदर्भ में कौन सा सही है। तो देखिए पृथ्वी दिवस के संदर्भ में दिवस का संदर्भ है संबंध है कि पृथ्वी पर ग्रह पर नाभिकीय हथियार को उपयोग और जो प्रतिबंध जो लगाना है, तो इसी से संबंधित था। 22 अप्रैल को जो मनाया गया था उसका जो है कि थीम था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो राष्ट्र संघ जो हुई थी इसमें से वायसराय की संधि के तहत जो हुआ था। तो 93 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि सेलेक्ट द ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक्स में भरना है स्पेस डॉट ब्लैंक स्पेस कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करता है। तो 10 कैंडिडेट्स जो हो जाएगा 10 कैंडिडेट्स टर्न ओवर जो हो जाएगा फॉर इंटरव्यू, यानी कि 10 कैंडिडेट को टर्न ओवर कर दिया गया है इंटरव्यू से। अगले प्रश्न को जो है कि देखते हैं कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो इसका आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा डिसिप्लिनरी, जो है ये गलत तरीके से मिस स्पेल्ड है। ठीक है, बाकी सब सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 96 नंबर जो प्रश्न है कि दो संख्याओं का महत्तम जो समापवर्तक है 16 है। दो संख्याओं का महत्तम 16 है। निम्नलिखित में से कौन सी कभी भी उसका लघुत्तम समापवर्तक जो है नहीं हो सकती है।
तो महत्तम जो है तो लघुत्तम भी क्या होगा, उससे विभाजित होने वाला होगा। तो 16 छक्का 96 आ 16 7 बोलोतरा है 16 दहा 160 आ 160 148 जो दिया गया है ये कभी नहीं हो सकता है, यानी कि 96 का जो हो जाएगा डी जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी 148 जो हो जाएगा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि महत्तम जो होता है महत्तम से जो है लघुत्तम कट जाता है, ये नहीं कट रहा है, ठीक कभी नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का जो है औसत कितना होगा। तो प्रथम 10 जो विषम संख्याओं का औसत जो होगा 15.8 होगा, 15.8। ठीक है, आप इसे लिख कर भी बना सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप जैसे भी इसको चाहते हैं वैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि 98 नंबर जो प्रश्न है कि आप बीती जो है समस्त पद में कौन सा समास है। आप बीती माने अपने पर बीतने वाला, तो ये जो हो जाएगा तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का जो शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, कौन सा शुद्ध वर्तनी किया गया है। तो देखिए कवितरी, कवयित्री जो है कवयित्री, ये जो है सही है, कवित्री नहीं कवयित्री, ठीक है, कवि का है कवित्री, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वर्तनी शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 100 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है कि अभी प्रश्न खत्म ही करने वाले हैं, तो अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से पंगतु का तत्सम शब्द कौन सा होगा। पंगत का जो तत्सम शब्द जो हो जाएगा पंक्ति हो जाएगा, पंगत का जो तत्सम शब्द जो हो जाएगा पंक्ति हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर प्रश्न अब यहाँ पे टोटल जो है खत्म हो चुका है, हमने टोटल 100 प्रश्न जो है कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए टारगेट सक्सेस के साथ जो है कि